Hello students, welcome to my channel Study with Sangeeta Yadav. Today we will discuss about class 9 science chapter number 1 matter in our surroundings. So let's start the video. जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में मैटर इन आर सराउंडिंग चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था जिसमें आपने मैटर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था. व्हाट इज़ मैटर? तो आपने उसमें पढ़ा था एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी एक ऐसी थिंग, ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका कुछ मास होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है. अगर मान लो कोई आपके पास थिंग है, वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है या उसका कोई मास नहीं है, तो वो मैटर में काउंट नहीं होगा. लेकिन कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका कुछ मास है, वो क्या होता है? मैटर होता है. तो आप इसके एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, लाइक चेयर. चेयर भी क्या है? एक मैटर है. क्यों? क्योंकि उसको रखने के लिए आपको कुछ स्पेस चाहिए और उसमें कुछ वेट होता है, कुछ मास होता है. तो ऐसे ही एग्जांपल ले सकते हैं आप एयर का. तो देखिए, आपने कभी एयर को ऐसे देखा नहीं है, तो आप सिर्फ ऐसे मूव करती रहती है एयर, लेकिन वो मूव करती है तो वो किसी ना किसी स्पेस में से मूव करती है, कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है. आप एग्जांपल ले सकते हैं लाइक बैलून. एक बैलून होता है, जब आप उसमें अपने माउथ से एयर फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है? वो बैलून बड़ा हो जाता है. वो बड़ा क्यों हो रहा है? आपने तो उसमें कोई वैसी चीज़ नहीं डाली, लेकिन आप उसमें एयर डाल रहे हैं कंटिन्यू, तो वो क्या होता है? बड़ा होता जाता है. तो इससे भी आपको पता चल रहा है एयर क्या कर रही है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. तो वो भी क्या है? एक मैटर है. तो ऐसे सारी चीज़ें जो भी हम देखते हैं जिसका कुछ मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो क्या होता है? मैटर होता है. यहाँ पे आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने क्या किया था? वाटर लिया था, वाटर में सोल्ट ऐड किया था और फिर आपने देखा था कि जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ होता है या नहीं होता है. तो आपको इससे पता चला था कि वाटर लेवल इंक्रीज़ नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सोल्ट था वो कहाँ चला जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लेगा. और इस एक्टिविटी से आपको क्या पता चला था? जो मैटर है उसका नेचर कैसा है? पार्टिकल जैसा है. मीन्स जो मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है. हमारे पास आज का टॉपिक है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. आपको ये पता चल गया कि जो भी मैटर है वो किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है. तो अब आपको क्या पढ़ना है? हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल कितने स्मॉल होते हैं? तो आपको क्या करना है? टेक 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिजोल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर. तो आपको यहाँ पे क्या करना है? 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट होता क्या है. तो देखिए, पोटेशियम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मतलब सिंबल होता है के. और यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट किससे बना होता है? ये जब पोटेशियम को मैग्नीज ऑक्साइड के साथ कंबाइन किया जाता है तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है. तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KMnO4. तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू मतलब कितने ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे? 4 ऑक्सीजन कंबाइन हो जाएंगे. एक मैग्नीज कंबाइन हो जाएगा और एक पोटेशियम. तो देखिए, यहाँ पे ये Mn किसका सिंबल है? मैग्नीज का है. और K किसका सिंबल है? पोटेशियम का है. O किसका सिंबल है? ऑक्सीजन का है. तो यहाँ पे पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या हो गया? KMnO4. तो इसके आपको 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं, मतलब 2-3 पीसेस लेने हैं और उनको किस में डिज़ोल्व करना है? 100 ml ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करना है. तो ये आपको लेबोरेटरी में आसानी से मिल जाता है, स्कूल लेबोरेटरी में. वहाँ आप इसको ट्राई कर सकते हैं. टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. तो आपको देखो, पहले 100 ml में वो 2-3 क्रिस्टल्स ऐड करने हैं. देन जब आपका वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो उसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और एक सेकंड बीकर लेना है, उसमें 90 ml वाटर डालना है और उसमें उस 10 ml को मिक्स कर देना है जो आपने फर्स्ट बीकर से निकाला था. फिर आपको क्या करना है? सेकंड में से भी 10 ml निकालना है और थर्ड एक न्यू बीकर लेना है, उसमें 90 ml क्लियर वाटर लेना है और उसमें उस 10 ml को ऐड कर देना है जो आपने सेकंड बीकर से निकाला था. तो ये प्रोसेस आपको 5 to 8 टाइम्स कंटिन्यू करना है. इज़ द वाटर स्टील कलर्ड? तो आपको चेक करना है कि क्या वाटर का कलर फिर भी आपको दिखाई दे रहा है. देखिए, जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसको जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो उसके क्रिस्टल को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो पिंकिश कलर देता है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने फर्स्ट बीकर में 100 ml वाटर लिया, देन 2 से 3 क्रिस्टल डाले तो 100 ml का जो सोल्यूशन था वो कैसा बन गया? पिंक कलर का.
फिर आपने इसमें से 10 ml लिया और नेक्स्ट में डाला तो वो भी कलर्ड हो गया, फिर नेक्स्ट में डाला वो भी कलर्ड है, फिर नेक्स्ट में डाला वो भी कलर्ड है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी जैसे जैसे आप उसको नेक्स्ट बीकर में ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो वो नेक्स्ट वाटर को भी कलर्ड करता जाएगा। तो जब आप इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि देखिए जो 2-3 क्रिस्टल्स आपने ऐड किए थे वो कितने सारे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं। क्योंकि देखो आपने 100 ml में ऐड किया तो उसमें मिक्स हो गया, फिर उसमें से नेक्स्ट में ऐड किया तो उसने उसको कलर्ड कर दिया, फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन को कलर्ड कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टल से बना है। जब हम उनको वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद को डिवाइड करते रहते हैं और सॉल्यूशन को कलर्ड करते रहते हैं। Estimating how small are the particles of matter with every dilution though the color becomes light, it is still visible. It means कि आप खुद एस्टिमेट कर सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि वो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कितने स्मॉल हैं कि हर डाइल्यूशन के साथ वो क्या कर रहे हैं, जो नेक्स्ट सॉल्यूशन है उसको कलर कर रहे हैं, और वो कलर भले ही लाइट हो लेकिन आपको दिखाई तो देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो क्रिस्टल्स है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से बने हुए हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 लीटर। तो यहाँ पे क्या है, 1000 लीटर वॉल्यूम तक को एक जो 2-3 क्रिस्टल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। तो आप खुद कंक्लूड कर सकते हैं ये कि जो भी एक क्रिस्टल है उसमें कितने सारे टाइनी पार्टिकल्स हैं और वो अपने आप को क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। Ultimately a stage is reached when the particles cannot divide further into smaller particles। लेकिन आप जब ऐसा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके पास एक स्टेट ऐसी आएगी जिसमें सॉल्यूशन कलर्ड नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल्स है उसके पार्टिकल्स अपने आप को आगे और डिवाइड नहीं कर सकते। The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution। तो आप ये किस में कर सकते हैं, 2 ml डिटोल को यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे कि आपने जैसे वाटर में 2 ml डिटोल डाला, फिर उसमें से थोड़ा सा वाटर लिया, फिर नेक्स्ट उसमें बीकर में डाला, वहाँ पे भी आपको क्या करना है, वाटर का मेजरमेंट फिक्स रखना है। तो आप क्या इसमें कैसे देखेंगे, जो स्मेल है वो कब तक आती है, जब तक स्मेल आएगी तब तक क्या हो जाएगा कि उसके पार्टिकल अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं। जब स्मेल आना बंद हो जाएगी तो मीन्स पार्टिकल्स आगे अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल दे आर स्मॉल बियॉन्ड आर इमेजिनेशन। तो जो पार्टिकल्स है मैटर के वो क्या है, बहुत स्मॉल है, जो क्या है हमारी इमेजिनेशन से परे है, मतलब हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितने स्मॉल है। सो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आपको जो पार्टिकल्स है मैटर के उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है, मतलब उनका नेचर कैसा होता है, उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पेस होता है, मतलब वो इतने क्लोजली पैक नहीं होते कि उसमें स्पेस ना, उसमें थोड़ा बहुत स्पेस जरूर होता है। In activity 1.1, 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate get evenly distributed in water। तो आपने जो एक्टिविटीज़ की है या डिटोल के साथ या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, तो आपने उसमें देखा है कि वो क्या हो रहे हैं, वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और lemonade, particles of one type of matter gets into the spaces of between particles of the other। तो आप जब भी टी, कॉफ़ी या फिर नींबू पानी वगैरह बनाते हो तो आप उसमें क्या देखते हैं कि एक जो पार्टिकल है, जो भी आप उसमें चीज़ें डाल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, दूसरे पार्टिकल के साथ मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। दिस शोज दैट देयर इज़ इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो ये क्या शो करता है कि जो भी पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में इनफ स्पेस होता है, मीन्स काफ़ी स्पेस होता है। तो यहाँ पे आपके पास और एक्टिविटीज़ दी हुई है तो ये भी आपको करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। इसमें आपको क्या पता चलेगा कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूस मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टीन्यूसली मूविंग। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, हम इस एक्टिविटी को करके देखेंगे।
Activity 1.3. Put an unlit incense stick in a corner of your class. How close do you have to go near it so as to get its smell? Now light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observation. तो आपको क्या करना है, एक इंसेंस स्टिक लेनी है लाइक अगरबत्ती, उसको अपनी क्लास के एक कॉर्नर में रखना है और फिर आपको ये देखना है कि आपको उसके कितने क्लोज जाना पड़ता है स्मेल के लिए, कि उसमें किसकी स्मेल आ रही है, कैसी स्मेल आ रही है। फिर आपको क्या करना है, उस स्टिक को लाइट करना, मीन्स उसको जलाना है और फिर आपको देखना है कि क्या होता है, कि आप कितनी दूर बैठ के भी उसकी स्मेल को स्मेल कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपको क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4, टेक 2 ग्लासेस बीकर्स फिल्ड विद वाटर। तो आपको 2 ग्लास या बीकर लेने हैं जिसमें वाटर फिल होना चाहिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलॉन्ग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकेंड बीकर। तो आपको क्या करना है, 2 बीकर लिया आपने, दोनों में वाटर ऐड कर दिया इक्वल अमाउंट में। फिर आपको क्या करना है, एक में ब्लू या रेड इंक डालनी है स्लोली, कहाँ पर, जो ग्लास या जो आपने बीकर लिया उसकी साइड्स पर डालनी है ताकि वो स्लोली उसमें वाटर में जाए। और सेकंड बीकर में आपको क्या करना है, हनी डालना है। लीव दैम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर और इन द क्लास। तो आपको क्या करना है, उसको अनडिस्टर्ब करके मतलब एक तरह से एक कोने में रख देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपको उसमें क्या करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है। किससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करनी है, कि कितने टाइम बाद या कितने आवर्स बाद जो आपने इंक या जो हनी डाला था वो उस वाटर तक जाता है, मीन्स उस वाटर में मिक्स होता है। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। आपने इंक ड्रॉप को ऐड करते ही क्या देखा। वट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी। जब आपने उसमें हनी की ड्रॉप ऐड की तो आपने क्या ऑब्जर्व किया। हाउ मैनी आवर्स और डेज डज इट की टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इमनली थ्रू आउट द वाटर। तो आपको ये देखना है कि कितने घंटे या कितने डेज का टाइम लगता है जो आपने उस इंक को डाला या फिर जो हनी आपने डाला उसको वाटर में अच्छी तरह से स्प्रेड आउट होने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.5, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको क्या करना है, क्रिस्टल्स डालने हैं कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के। तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट तो पता है क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था KMnO4। सो नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का सिंबल होता है Cu और सल्फेट मीन्स SO4। तो जो CuSO4 है वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट होता है। तो आपको या तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं। आपको देखो क्रिस्टल एक ही चीज़ के लेने हैं, कोई भी किसी के भी ले लो आप। फिर आपको क्या करना है, 2 ग्लासेस लेने हैं, एक में हॉट वाटर ऐड करना है, सेकंड में कोल्ड वाटर ऐड करना है। डू नॉट स्टर द सॉल्यूशन, अलाउ द क्रिस्टल्स टू सेटल एट द बॉटम। आपको क्या करना है, उन दोनों में क्रिस्टल्स को डाल देना है और फिर आपको उसको स्टर नहीं करना, मीन्स हिलाना नहीं है, मिक्स नहीं करना है, और फिर उसको बॉटम में रहने दो क्रिस्टल्स को। What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? तो आप टाइम पासिस, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब वो सॉलिड क्रिस्टल ग्लास में होते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, टाइम पास होता है तो क्या होता है। What does this suggest about the particle of solid and liquid? तो ये सॉलिड और लिक्विड की पार्टिकल्स के बारे में आपको क्या बताता है। Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो क्या जो मिक्सिंग का रेट है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ आपको करनी है, आपको ऑब्जर्व करना है और फिर आपको खुद अपनी कैलकुलेशन लिखनी है। तो आपको क्या करना है, इन सारी एक्टिविटीज़ से आपको क्या पता चलेगा कि जो पार्टिकल्स है उसका नेचर कैसा होता है, मूविंग नेचर होता है। देखो आपने जो इंक डाली थी वो कहाँ डाली थी, ग्लास के जो कंटेनर आपने लिया था उसकी वॉल्स पे डाली थी। फिर जब वो इंक धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे फ्लो करके बह के कहाँ चली जाएगी, वाटर में चली जाएगी। तो आपको पता चला क्यों चल रही है, वो क्यों फ्लो कर रही है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग नेचर में होते हैं। तो इसी तरह आपको यहाँ से सब इन सारी एक्टिविटीज़ को आप करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलेगा पार्टिकल्स का, कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूविंग मोशन में होते हैं। फ्रॉम द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ 1.3, 1.4 एंड 1.5 वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो वहाँ से हमें क्या क्या पता चलता है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। दैट इज दे पोसेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो इसीलिए उनमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर।
जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है तो पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं. सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेज. तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब टेम्परेचर राइज होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी राइज होती है, मतलब बढ़ती है. तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चली. क्या? जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग मोशन में होते हैं, इसलिए उसके अंदर क्या एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है. जैसे हम टेम्परेचर राइज करते हैं पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन टेम्परेचर किस में क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को भी, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्रीज कर देता है. तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आया. In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. तो आपने देखिए क्या किया, उन तीनों एक्टिविटीज़ में जो भी आपका सॉल्यूशन था उसको आपने अनडिस्टर्ब रखा, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं किया, ना स्टीर किया. तो आपको इससे क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाते हैं. दे डू सो बाई गेटिंग इन टू द स्पेसिस बिटवीन द पार्टिकल्स. और वो ऐसा कैसे करते हैं कि जो दोनों के जो मॉलिक्यूल्स है, दोनों के जो पार्टिकल्स है, उनके बीच में जो स्पेसिस होता है वो उसमें उसको कंबाइन कर लेते हैं. दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिफ्यूजन, तो या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफरेंट टाइप्स के टू पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. दिस intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. जो ये इंटरमिक्सिंग होती है डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स के मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है. किसकी? डिफरेंट टाइप के मैटर के पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, जो अपने आप होती है, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. एक तो आप करते हैं इंटरमिक्सिंग, लेकिन जो अपने आप होती है वो क्या होती है? डिफ्यूजन. We also observe that on heating diffusion become faster. Why does this happen? तो आपको पता चला कि हीटिंग पे क्या होता है? डिफ्यूजन फास्टर हो जाता है. Why does this happen? ये ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूजन फास्टर क्यों होगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पार्टिकल्स फास्टर मूव करते हैं. अगर वो फास्टर मूव करेंगे तो वो फास्टर क्या कर जाएंगे? इंटरमिक्सिंग कर जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन भी फास्टर हो जाएगा. तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये भी क्या है? एक करेक्टरिस्टिक्स है, या हम कह सकते हैं मैटर की एक प्रॉपर्टी है. तो इसके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, वो आप देख सकते हैं. प्ले दिस गेम इन फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड 4 ह्यूमन चेन एज सजेस्टेड. आपको क्या करना है? 4 ग्रुप्स या 4 ह्यूमन चेन बनानी है. फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक बिहू डांसर्स. तो देखिए यहाँ पे बिहू डांसर्स की इमेज दिखाई हुई है. तो आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसको क्या करना है? जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको बैक से पकड़ना है, एक दूसरे के आर्म्स को होल्ड करना है, और कहाँ जो बैक होती है हमारी वहाँ से कमर से लॉक करना है. सो नेक्स्ट जो सेकंड ग्रुप है वो उनको क्या करना है? अपने हैंड्स को होल्ड करना है. जो थर्ड ग्रुप है वो क्या करेंगे? एक दूसरे को फिंगर टिप से टच करके चलेंगे. नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल. फिर वहाँ पे क्या करना है? जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनको क्या करना है? वो उसके जो 3 चेन्स हैं उनके आसपास क्या करेंगे? रन करेंगे, और उनकी ह्यूमन चेन्स को क्या करेंगे? ब्रेक करने की कोशिश करेंगे. विच ग्रुप वाज द ईजिएस्ट टू ब्रेक एंड वाई? तो आप बता सकते हैं कि इनमें से सबसे ईजी कौन से ग्रुप को ब्रेक करना है. और तो आपने फर्स्ट ग्रुप में देखा कि जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे को अपनी बैक से होल्ड किया था, अपनी आर्म्स को कमर पे लगा के वहाँ से होल्ड किया हुआ था. सेकंड ग्रुप ने क्या किया था? हैंड्स जॉइन किए हुए थे. थर्ड ने क्या होता है? फिंगर टिप से एक दूसरे को टच किया हुआ था. तो अब आप खुद देखिए, जिन्होंने कमर से एक दूसरे को पकड़ रखा है उनमें क्या है? फोर्स एक तरह से ज़्यादा लगा हुआ. अगर आप उनको अलग करेंगे तो आपको भी फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा. जिन्होंने हैंड्स टाई कर रखे हैं उनमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वाले से कम फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन जो लास्ट वन है जिसमें सिर्फ ओनली फिंगर की टिप से एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत ही लेस फोर्स लगाना पड़ेगा. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि यहाँ पे क्या है? तीनों में अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा आपको. सो नेक्स्ट देखते हैं. If we consider each student as a particle of matter, then in which group the particles held each other with the maximum force? तो अगर आप स्टूडेंट्स को मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी तरह कंसीडर करो,
तो कौन से ग्रुप में आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि कौन से ग्रुप ने एक दूसरे को मैक्सिमम फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है, तो आप क्या कहेंगे, ग्रुप नंबर 1 को। ग्रुप नंबर 1 में एक दूसरे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने एक दूसरे को ज़्यादा फोर्स से टच किया हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। तो आपको क्या करना है, एक आयरन नेल लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक लेना है और एक रबर बैंड लेना है। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। तो आपको उनको ब्रेक करना है, आयरन को हैमरिंग करके, चॉक को कट करके, रबर बैंड को स्ट्रेच करके। इन विच ऑफ द अबव 3 सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स। आपको क्या लगता है कि इनमें से किस में कौन से जो भी आपने 3 ऑब्जेक्ट लिए थे उनमें से किसके पार्टिकल ने एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से हेल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.8, ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विद योर फिंगर। आपको क्या करना है, एक वाटर टैप को ओपन करना है, उस टैप को टैप से जो वाटर आ रहा है उसको अपनी फिंगर की हेल्प से उसको रोकना है। वेयर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर, आप कहाँ पर उसको कट कर सकते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर को। व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, और फिर ऐसा क्या रीज़न है कि वो जो वाटर का जो स्ट्रीम है वो सब एक साथ है, ऐसा क्या है। तो आपने देखो ये तीनों एक्टिविटी की, तो इसमें आपको क्या पता चला कि जो आप मान लो इन सबको मैटर के पार्टिकल की तरह कंसीडर कर रहे हो, तो आपको ये पता चल रहा है कि जो पार्टिकल्स है उन्होंने एक दूसरे से अटैच है, वो एक दूसरे को किसी ना किसी फोर्स से उन्होंने अटैच किया हुआ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ है। अगर आप मान लो जो वाटर है उसमें उसकी टैप में अगर आप अपनी फिंगर से उसको ट्राई करते हो स्टॉप करने का, तो क्या होता है, वाटर साइड से निकलता है, फिर आप उसको छोड़ के सेकंड साइड से करते हो तो वो इधर से निकलता है। तो उसमें क्या है कि जो पार्टिकल्स है उन्होंने एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स से उनको एक दूसरे को हेल्ड किया, मतलब अट्रैक्ट किया हुआ है एक दूसरे को फोर्स से। The above 3 activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. तो देखिए जो आपने ऊपर एक्टिविटीज़ पढ़ी तो उनमें आपको क्या पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को एक फोर्स से क्या करते हैं, कंबाइन करके रखते हैं, और जो फोर्स की स्ट्रेंथ है वो क्या करती है, किसी भी मैटर से एक मैटर से दूसरे मैटर में वेरी करती है। मतलब एक मैटर में ज़्यादा हो सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरे में कम हो सकता है। तो वो इस तरह से दोनों में, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो पार्टिकल्स है उनमें कुछ ना कुछ फोर्स ज़रूर होता है। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसा नेचर होता है उसके बारे में पढ़ा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।